Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics, and in today's lecture we will discuss about a new concept of our syllabus, that is about atomic scattering factor, and it is also known as atomic form factor. Okay, इससे पहले वाले वीडियोस में हम ब्रिलॉइन जोन के ऊपर डिस्कस करके आए हैं, और इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इसका जो आउटलुक है उसको हम देख लेते हैं। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए तो आप एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या फिर एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, आगे हम इसका एक डिस्क्रिप्शन पार्ट भी पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को फॉर रफली अगर आपको फॉर्मूला वाइज आप देखें तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एफ। एफ इज डिफाइंड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन ऑफ एक्स रेज। एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एटम एंड ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी अगर आप एम्पलीट्यूड काउंट कर लें, आप एम्पलीट्यूड जज कर लें, आप एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लें किसी भी एटम से जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं उनका एम्पलीट्यूड चेक कर लें, और एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और उनका अगर आप रेशो कैलकुलेट करें तो आपको मिल जाता है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर एफ, और यू कैन से इट एज द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ। ओके, एक इस एग्जांपल के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास इंसिडेंट एक्स रेज हैं, और ये हमारे पास कोई एटम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, Z=3। यानी अगर आप एटम वाइज बात करें तो ये लिथियम एटम होगा, लिथियम एटम हो 3Li6, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom is equals to the number of protons. That's why the atom is electrically neutral in nature. Okay, तो अगर इनको फिलअप हम करें तो ये हमारा मान लीजिए पहला K सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर L सेल है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ओके, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 हैं। तो इस तरह का हमारा ये लिथियम एटम का स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम, क्योंकि इसके पास, इस एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हमारे पास डायरेक्शन है इंसिडेंट एक्स रेज बीम की डायरेक्शन है। यहाँ से इंसिडेंट एक्स रेज से इस एटम को एक्सपोज किया गया है। ओके, और ये जो डायरेक्शन है ये है स्कैटर्ड एक्स रेज की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है ये हैं स्कैटर्ड एक्स रेज की डायरेक्शन है। तो यहाँ से इंसिडेंट एक्स रे आती है, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। यहाँ से इंसिडेंट एक्स रे आती है, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। यहाँ से भी इंसिडेंट एक्स रे आती है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड एक्स रे है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है, और 2 का यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 मिलीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, वट एवर यू वैन। 2 यूनिट आपको, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग, 2 यूनिट इज द बेस्ट टू से दैट एम्पलीट्यूड इज 2 यूनिट। ओके, तो यहाँ से भी जो एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड होता है इस इलेक्ट्रॉन से वो भी 2 यूनिट है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन से एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड होता है से वो भी 2 यूनिट है, और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन से जो एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड होता है इस इंसिडेंट रेडिएशन से जो स्कैटर्ड रेडिएशन का एम्पलीट्यूड है वो भी 2 यूनिट है। तो अगर इस टोटल एटम से, इस पूरे एटम से हम स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो वो होना चाहिए 2 + 2 + 2 = 6।
2+2 ये इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है, वो इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है, और ये जो +2 है ये इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्कैटर्ड है। यानी इस पूरे एटम से जो स्कैटर्ड टोटल स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है वो 6 यूनिट है, वो 6 यूनिट है। ओके, अब इस पूरे एटम से जो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है वो 6 यूनिट है। यानी ये जो अगर f को हमें निकालना है तो हमें चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एटम। इस पूरे एटम से जितना स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है रेडिएशन का, स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन दैट इज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम। और चूंकि ये जो एटम है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में है, तो यहाँ से जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एटम, सो 2+2+2, ओके, दैट इज 6 ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड है एम्पलीट्यूड है वो हमने 2 कंसीडर किया है, तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आता है, रफली रिजल्ट आता है, वो आता है 6/2। दैट इज द एम्पलीट्यूड, द टोटल एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाय द एटम, एंड दिस 2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 3, which is equal to the atomic number of this atom, 3, which is equal to the atomic number of this atom. Okay, but experimentally जो results हमारे सामने आए वो कुछ इस तरह के थे कि आइडियली ये होना चाहिए था कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या एटॉमिक फॉर्म फैक्टर की वैल्यू थी वो इस एटॉमिक नंबर Z के इक्वल आनी चाहिए थी। जैसे इस छोटी सी एक कैलकुलेशन से हमने अभी प्रूफ किया, तो वो F शुड बी इक्वल टू 0, बट ऐसा नहीं होता। जो एक्सपेरिमेंटली इस कैलकुलेशन को किया गया तो वो कुछ इस तरह का रिजल्ट था दैट F द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन Z, इज ऑलवेज लेस देन Z। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे के बारे में बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, आइडियली ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं आइडियली इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, आइडियली इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और इसका रीजन ये है कि ये स्कैटर्ड एक्सरेज ये अगर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने से हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी उस पर हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा देखने को, वो एक पीक, डिफ्रैक्शन पीक आप उसे कह सकते हैं, या ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। जैसे ब्राइट स्पॉट को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यूज करते हैं और जो डार्क स्पॉट है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यूज करते हैं। तो आइडियली ये हम मान के चलते हैं जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं, ये एक्सरेज, ये एक्सरेज, ये एक्सरेज, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, बट प्रैक्टिकली इनके बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और ऐसा हम डेरिवेशन में भी नोट करेंगे जब हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या एटॉमिक फॉर्म फैक्टर का जो हम एक्सप्रेशन आगे ड्राइव करने वाले हैं उसमें भी आप देखेंगे कि इन स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में एक नॉन जीरो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर की वैल्यू लेस देन Z आती है, दैट इज एटॉमिक फॉर्म फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर Z, ये इस कारण होता है चूंकि इन स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में जो आइडियली हम फेज डिफरेंस 0 कंसीडर करके चलते हैं, वहां एक नॉन जीरो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको एटॉमिक फॉर्म फैक्टर या एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर F की वैल्यू चाहिए तो आपको इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए। ये एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एटम, पूरे एटम के द्वारा,
जो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड है एक्स रेज का उसका पता होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो या फिर हम अपनी सुटेबिलिटी के कारण ये मान लेते हैं कि वो आइडेंटिकल हैं, ओके, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। तो किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड होगा एम्पलीट्यूड, उनके रेशो को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर या एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ओके, जनरली हम जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया कि किस तरह से आप एटॉमिक फॉर्म फैक्टर या एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो यही कैलकुलेशन हमें आगे करनी है और रिजल्ट भी हम एक्वायर करेंगे इन द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो स्कैटरिंग की द शॉर्टेस्ट एंटिटी आप इसे कह सकते हैं, या स्मॉलेस्ट एंटिटी आप कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कि अगर आप किसी भी एटम के ऊपर एक्सरेज की, उस एटम को एक्सरेज से एक्सपोज करते हैं, तो यहाँ से जो स्मॉलेस्ट एंटिटी इस एक्सरेज को स्कैटर्ड कर सकती है वो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि न्यूक्लियाई के साथ आगे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम ये भी जरूर पढ़ेंगे यहाँ, चूंकि इस एटम में न्यूक्लियाई भी एग्जिस्ट करता है, और न्यूक्लियाई का जो रेडियस है आप उसे जानते हैं कि वो एटॉमिक रेडियस में 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर का होता है, तो वो बहुत नेग्लिजिबल है। और जो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ क्रॉसपॉन्ड्स में नहीं आता। इस कारण चूंकि इस एटम के पास न्यूक्लियस भी तो है, तो हम न्यूक्लियस के चूंकि जब ये एटम एक्सरेज से एक्सपोज होगा तो डेफिनेटली यहाँ इस न्यूक्लियस पे भी एक्सरेज का इंसिडेंस होगा, लेकिन यहाँ से कोई डिफ्रैक्शन, स्कैटर्ड एक्सरे हमें नहीं मिलती। ओके, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमेंशंस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज एंड द डायमेंशंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो इस कारण हम न्यूक्लियस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एटम को आप एक्सरे से एक्सपोज करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट एंटिटी उस एक्सरे को डिफ्रैक्ट कर सकती है, स्कैटर्ड कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या हम एक ऐसा स्पेस लैटिस कंसीडर कर सकते हैं कि जिसमें जो स्पेस लैटिस पॉइंट्स हों वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर दें? हालांकि रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी स्पेस लैटिस एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन इज दैट कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम एटम्स की फॉर्म में या एटम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हमने कभी एग्जिस्ट नहीं किया। यानी एटम्स हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ एटम, यानी एक हमारे पास स्पेस लैटिस है, उसके ऊपर हम ब्रेवियस जो बेसिस है उसको रिप्लेस करते हैं, प्लेस करते हैं, और वहां से जो हमें स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन हमने कभी ऐसा थोड़ी ना किया कि हमने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने स्पेस लैटिस के इस लैटिस पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए हों और वहां से हम एक्सरे डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं। ये जो फिनोमिना है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की, ये बहुत कुछ उसी फिनोमिना से रिजेंबल करती है, बहुत कुछ उसी फिनोमिना, बट वो रियलिस्टिक नहीं है। ओके, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इसको लेट्स स्टार्ट दिस वन, द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। द डिफ्रैक्शन कंडीशन गिव्स बाय ब्रैग्स और लाउ are concerned with scattering of X-rays from point scattering centers arranged on a space lattice. Since an electron is the smallest scattering center, the diffraction condition would ideally be applicable to a lattice in which every lattice point is occupied by an electron. But this is, however, not a realistic situation. Okay, so lattice point are always occupied by atoms, okay, which may contain a number of electrons.
जैसे ये एटम है, अगर इसी एटम को आप स्पेस लैटिस के ऊपर प्लेस करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इस तरह से सोचा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि आप एक ऐसा स्पेस लैटिस को इमेजिन करें जिसमें जो स्पेस लैटिस पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाए, पर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, तब हम उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। ओके, so lattice points are always occupied by atoms which may contain a number of electrons. Always, since the wavelength of the X-rays is scattered from different portions of an atom, in general not in phase, ये बात मैंने आपको बताई कि आइडियली हम ये बात कहते हैं कि ये जो इन स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, दैट्स सो भाई दे कैन कंस्ट्रक्ट, दे कैन इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, thus amplitude of the radiation scattered by a single atom is not necessarily equal to the product of the amplitude of the radiation scattered by a single electron and that of number of electrons that is equal to the atomic number. Just this situation, 2 into 3 gives you 6. 2 is the scattered amplitude by a single electrons into number of electrons, that gives you 6, but practically F is always less than Z. Okay, and 6 by 2 gives you 3, which is equal to the atomic number Z, but ideally it should be equal to, F should be equal to Z, but practically F is always less than Z, the atomic number of the atom. Okay, so present in the atom, it is generally less than this value. It is generally less than this value. Okay, so let's proceed this one. This. Okay, so the atomic scattering factor, अब हम इसको define करने जा रहे हैं. The atomic scattering factor or form factor F describes the scattering power of a single atom to the scattering power of a single electron, that is given by small f, is the ratio of amplitude of the radiation scattered from an atom to the amplitude of the radiation scattered from an electron. किसी एक एटम के द्वारा जितना टोटल एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड होता है वो काउंट कीजिए और डिवाइड कीजिए, रेशो काउंट कीजिए उसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जितना एम्पलीट्यूड स्कैटर करता है, एंड दैट रेशो इज नोन एज एटॉमिक फॉर्म फैक्टर और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एफ, स्मॉल एफ. ओके, in general f is always less than z. Okay, it approaches z, it may be equal to z in the limiting case. बहुत कम ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि बहुत सारी स्कैटर्ड एक्सरेज आपके पास है और उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस ही ना हो. इट इज अप्रोक्सीमेटली not possible, practically possible नहीं है. Okay, so in general f is always less than z, but can be equal to z in the limiting case. Okay, or I very truly said that there is no case. Okay, there is no case. Okay, so another type of scattering center in the atom may be the nuclei. वो बात मैंने आपसे डिस्कस की थी. But due to their weak interaction with X-rays, the scattering due to nuclei is neglected compared to that of due to the electrons. Okay, क्योंकि जो X-rays का इंटरेक्शन है न्यूक्लियाई के साथ वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जो हम यहाँ स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं एटम की, क्योंकि जब किसी एटम को एक्सपोज किया जाएगा, मान लीजिए ये कोई एटम है, इसको आप एक्सरेज से एक्सपोज करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, पर इसके पास एक न्यूक्लियस भी तो होगा. उस
न्यूक्लियस से कभी इंटरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो एक्सरेज हैं वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन नहीं करती, या उनका इंटरेक्शन है भी तो बहुत नेग्लिजिबल है। इस वजह से जो इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, सो द स्कैटरिंग to the nuclei is neglected compared to that due to the electrons. Okay, so to calculate f, इसकी अगर आपको इस फैक्टर की वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए आपको, so to calculate f consider an atom containing electrons arranged in spherical symmetric configuration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये आप इस तरह से मान सकते हैं, अगर आपने एटॉमिक मॉडल्स को कभी स्टडी किया हो, शायद मॉडर्न फिजिक्स में आपने कभी स्टडी किया होगा, तो वहाँ जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसने जो एटॉमिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट बताया था, वो बहुत कुछ रिजेंबल करता है इस सिचुएशन से। जे थॉमसन ने ये कहा था कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उस पॉजिटिव चार्ज में, जो कि एक स्फेरिकल सिमेट्रिक उन्होंने कंसीडर किया था उस एटम को स्फेरिकल सिमेट्रिक, उन पॉजिटिव चार्ज में धसे रहते हैं। तरबूज से उन्होंने उस मॉडल की तुलना की थी। तरबूज आप सबने देखा होगा कि जो लाल वाला हिस्सा है उसको अगर आप पॉजिटिव चार्ज मान लें, और जो बीज हैं तरबूज के, उनको आप इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लें, और वो जो बीज धसे रहते हैं उस रेड पार्ट के अंदर, तो इक्वल उन्होंने कंसीडर किया था। जितना हमारे पास लाल वाला हिस्सा है उतना ही हमारे पास बीज हैं, जो तरबूज के बीज हैं। तो वो एटम, वो जो हालांकि जो मॉडल था वो बहुत जल्दी नेग्लेक्ट कर दिया गया और हमारी स्टडी में आगे नहीं आ सका, पर जे थॉमसन ने ऐसा सोचा था। हाइपोथेटिकल ये हमारे पास मॉडल था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसका जे थॉमसन नहीं दे पाए थे। ओके, तो ये मैंने ऐसे कंसीडर किया है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक मेरे पास अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी अगर इसमें मैं 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 100 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करूं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 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 हर जगह स्फेरिकली सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज्ड हैं। किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ से कट करते हैं, 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम यहाँ से कट करते हैं, और वहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से मिलते हैं उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर आप यहाँ से कट करें 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ भी आपको 5 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। दैट इज द स्फेरिकल सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। आप इस तरह से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। ओके, और चूंकि एटम जो है वो नेचर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा, डेफिनेटली उतना ही जो न्यूक्लियस पे है प्रोटॉनों का नंबर होगा, दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। टू कैलकुलेट एफ, कंसीडर एन एटम containing electrons arranged in spherical symmetric configuration around its center, okay, which is taken as origin. Okay, इस पॉइंट को हमने origin कहा है, यहाँ इस पॉइंट को हमने O कहा है यहाँ, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट O पर कोई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इस पूरे वॉल्यूम में। ये एक स्फीयर है, और इस पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे वॉल्यूम में। ओके, यहाँ हम इस सेंटर से, जिसको हमने पॉइंट O कहा है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पे, जो कि इस स्फेरिकल सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की रेडियस भी आप इसे कह सकते हैं, स्मॉल r, इस स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर दिया, वॉल्यूम एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसीडर कर दिया, जिसका जो वॉल्यूम है वो हमने dv कंसीडर किया हुआ है। इस वॉल्यूम को हमने कह दिया
टीवी। और मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है वो एटम का पार्ट है ना। मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप चेक करते हैं और स्फेरिकली सिमेट्रिक अरेंजमेंट है इन डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में से उतना ही मिलेगा। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट हमने कहा है। तो एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसिडर कर दिया है यहाँ dv, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। Okay, so this is written here that that r be the radius of the atom, this r, and rho r the charge density at point r। यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो rho r है, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो rho r है। और चूंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसीडर किया है, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ चार्ज अलग है, यहाँ चार्ज अलग है, इस पार्ट में चार्ज अलग है, इस पार्ट में चार्ज, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर की गई है। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने यहाँ एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये जिसको हमने कहा dv, और जिसकी जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से वो है स्मॉल r, या फिर आप इसका पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, जो हम वेक्टर r से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जो चार्ज होगा इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो चार्ज का फॉर्मूला है वो है चार्ज डेंसिटी। आप डिफाइन कैसे करते हैं, दैट चार्ज ओवर वॉल्यूम, और यहाँ से अगर आपको चार्ज चाहिए तो दैट इज शुड बी इक्वल टू दैट चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से जो चार्ज होगा, thus the charge located at vector r distance will be rho r, that is the charge density into the volume, this cross multiply charge density into volume। चूंकि वॉल्यूम हमने dv कंसीडर किया है और जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो रो हमने कंसीडर की है। तो जो इस एलिमेंट के पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, इस एलिमेंट के पास जो एक बहुत छोटा इन्फिनिटिजिबल वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के पास जो टोटल चार्ज होगा वो होगा रो r इंटू dv, रो r इंटू dv। ओके, नाउ लेट दैट if n1 cap and n2 cap represents the directions of incident and the scattered beam respectively, as shown in the figure, this yes, ये जो डायरेक्शन है इंसिडेंट एक्सरे बीम की, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक यूनिट वेक्टर n कैप से। ये देखिए, ये चूंकि पैरेलल बीम्स हैं तो इसका भी जो यूनिट वेक्टर होगा, चूंकि ये डायरेक्शन सेम होगी इस डायरेक्शन के, तो ये भी हमने कंसीडर किया है n1 कैप। और जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम है उनका जो यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया है वो n2 कैप है। अब स्कैटर्ड कहाँ से हो रही हैं, एक एक्सरे बीम आती है और इस वॉल्यूम एलिमेंट से इंटरेक्ट करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। एक दूसरी एक्सरे बीम आती है जो इस पहली एक्सरे बीम के पैरेलल है, वो इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। और ये दोनों जो बीम हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। आइडियली हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बट प्रैक्टिकली देयर एग्जिस्ट फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्कैटर्ड एक्सरेज। ओके, ये हमने कंसीडर कर लिया है। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये हमने स्कैटरिंग प्लेन कंसीडर कर लिया है। ये डायमीटर आप इसे कह सकते हैं ऑफ दिस स्फेरिकल सिमेट्रिक अरेंजमेंट, और स्कैटरिंग प्लेन हमने इसको कंसीडर कर लिया है और इस एंगल को हमने थीटा कहा है और ये एंगल है फाई। ओके, एक नॉर्मल यहाँ से हमने ड्रॉ किया है जिसको हमने डिनोट किया है एन कैप से। बेसिकली आपको यहाँ से दो बातें याद रखनी है केवल, कि यहाँ से जो स्कैटर्ड इंसिडेंट एक्सरे बीम आती है इस वॉल्यूम एलिमेंट से इंटरेक्ट करती है, जो इंसिडेंट एक्सरे बीम के
डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है, और यहाँ से जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n2 है, और यहाँ से जो इसी पैरेलल इस एक्सरे के पैरेलल एक दूसरी एक्सरे आती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सरे का भी जो यूनिट वेक्टर होगा वो n कैप ही होगा, और इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है और इस डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाती है। चूंकि ये दोनों डायरेक्शन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका अगर इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर n2 कैप कंसीडर किया है, तो इस डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर n2 कैप ही होगा। इस सिचुएशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे और यहाँ से एक रिजल्ट एक्वायर करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा उसको हम अलग से, यानी केवल ये सिचुएशन, ये दो पैरेलल एक्सरे बीम एक यहाँ से इंटरेक्ट करती है इस वॉल्यूम एलिमेंट के साथ, स्कैटर्ड होती है इस डायरेक्शन में, और एक दूसरी ये वाली ये इंसिडेंट एक्सरे बीम इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है पॉइंट O पर, और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस सिचुएशन को जरा हम अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे और मैथमेटिकली एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम अपने डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। ओके, सो दिस if n1 cap and n2 cap represents the direction of the incident and the scattered beam respectively as shown, the phase difference between the wave scattered, जबकि हम आइडियली ये कंसीडर करते हैं कि जो वेव्स हैं, जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ एक फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव स्कैटर्ड फ्रॉम द चार्ज दिस रो आर dv और दैट इज फ्रॉम द एटम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है, या यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस एटम का ही तो पार्ट है, इस एटम का ही तो पार्ट है। इसीलिए हम इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं, द वेव स्कैटर्ड फ्रॉम दिस चार्ज एलिमेंट और द वेव स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम, एंड दिस because there is an electron at the position O, that we can say it as that this is the incident X-ray beam on the electron, and this is the scattered X-ray beam from the electron. ओके, तो ये जो चार्ज एलिमेंट है, ये जो छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, इसको हम एटम कंसीडर कर रहे हैं, एंड दैट गिव्स मी द एम्पलीट्यूड ऑफ द scattered X-ray from an atom, and this quantity gives me the amplitude of the scattered X-rays from an electron. ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं, और एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ ड्राइव करेंगे जो हमें आगे हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने में। सो n1 cap and n2 cap, this n1 cap and n1 cap, n2 cap and n2 cap represents the direction of the incident and the scattered beam respectively as shown. The phase difference between the wave scattered from the charge this rho r dv, ये वाला, that is atom, that is the part of atom. Okay, that's why it is written here as that is from atom, and that is scattered from an electron is given by, this is the phase difference, phi r. Phase difference is given by 2 pi by lambda vector r dot vector n. अब ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ओके, वेक्टर r और वेक्टर n के बारे में मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन से जो इस चार्ज एलिमेंट को कनेक्ट करता है, या फिर आप कहें इस चार्ज एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r है, और यहाँ से जो नॉर्मल है उसको डिनोट किया गया है कैपिटल N से। ये बातें आप यहाँ भी देखेंगे। ये इस फिगर का थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ये मेरे पास पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं, और मेरा यहाँ जो टारगेट है वो ये है कि जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है, इसके बाद जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम है, इन
स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में इतना फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। दैट इज माय टारगेट ऑफ दिस डेरिवेशन। ओके, तो ये अरेंजमेंट है, ये पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हमने कंसीडर किए हैं। इस पॉइंट को हमने O कंसीडर किया है, जो ये इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट है O। ओके, और इस पॉइंट को हमने A कंसीडर किया है, जो इस वॉल्यूम एलिमेंट dV जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट को हमने A कंसीडर किया है। ओके, तो सिमिलरली जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से इंसिडेंट बीम आती है, इस वॉल्यूम एलिमेंट पे इंसिडेंट होती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे बीम आती है, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है जो पॉइंट O पर सिचुएटेड है, और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। जो इंसिडेंट एक्सरे बीम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं वो n कैप से डिनोट किए गए हैं, और जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं वो n2 कैप से डिनोट किए गए हैं। ओके, तो इन दोनों ये जो इंसिडेंट एक्सरे बीम्स हैं, ओके, और ये स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स हैं, तो ये जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहता हूं। इस तरह का अरेंजमेंट मेरे पास है। ओके, तो पाथ डिफरेंस में क्यों कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि पाथ डिफरेंस ही मुझे बाद में बताएगा कि इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। यहीं से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरा जो टारगेट है वो इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला के यूज करते हुए मैं फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला दैट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू द पाथ डिफरेंस। ओके, तो उस फॉर्मूले को मैं बाद में यूज करूंगा। तो यहां से मुझे इन दोनों जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। अब इस बात को समझिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पॉइंट A से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इस लाइन पे, इस पॉइंट को N कहा गया, और यहाँ से पॉइंट O से यहाँ इस इंसिडेंट एक्सरे बीम पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया, इस पॉइंट को हम M कहते हैं। क्योंकि जो ये एंगल जो है वो थीटा कंसिडर किया है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, चूंकि ये पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स हैं। ये एंगल फाई, दिस एंगल इज फाई, सो वाई दिस एंगल विल बी फाई। ओके, और यहाँ से इस एटम से इस एटम को जो जोड़ता है वेक्टर, उसको हमने कहा है वेक्टर R। चूंकि आप ट्रांसलेशन डायरेक्ट लैटिस की आप बात करेंगे तो ट्रांसलेशन लैटिस वेक्टर क्या होता है, दैट वेक्टर जॉइंड अ लैटिस पॉइंट टू अनदर लैटिस पॉइंट। तो इन दोनों लैटिस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और उस वेक्टर को हमने नाम दिया वेक्टर R। तो ये सिचुएशन है। ओके, और इस सिचुएशन में मैं ये जो स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहता हूं, और पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने का रीजन ये है कि वो जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा वही मुझे बताएगा कि इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। सो लेट्स प्रोसीड दिस। इस बात को आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि देखिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, मैं इसको वेव फ्रंट कह रहा हूँ, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ, यानी ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये इस नॉर्मल तक ये जो इंसिडेंट एक्सरे बीम्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और इस नॉर्मल के बाद ये जो नॉर्मल है AN, ये जो नॉर्मल है AN, इस नॉर्मल के बाद भी ये जो वेव फ्रंट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। यानी अगर पाथ डिफरेंस इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में मुझे कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट होगा अगर मैं इस क्वांटिटी ON में से AM या MA ये डिस्टेंस में सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो चूंकि यहां तक इन्होंने सेम पाथ ट्रेवल किया और इसके बाद इस नॉर्मल के बाद भी ये सेम पाथ ट्रेवल करेंगे, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में, पाथ डिफरेंस कितना होगा वो मुझे बताएगा ये फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड इज गिवन बाय इन दिस फिगर ON, this distance ON, and minus AM, this distance
am. This is my equation number 2. This is my equation number 2 and this is my equation number 1st. Okay, so let us use the triangle AON. This is my triangle AON. This is right angle, this is the hypotenuse, okay, and this is my long, this is my base, and this is my hypotenuse. Okay, long, base, hypotenuse. And I want to calculate cos phi because this angle is phi. Cos phi in this triangle AON. इस ट्रायंगल में मुझे cos phi चाहिए. So cos phi होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. सो बेस है यहाँ ON और हाइपोटेन्यूज है O. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ON की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी. ON हो जाएगा AO cos phi और AO को मैंने डिनोट किया है वेक्टर R से. सो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं अभी R, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AO, दिस वेक्टर AO और OA, R cos phi. ओके, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, इस बात को जरा ध्यान से समझना है. क्योंकि आप ये समझिए कि ये जो वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस है ON जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये है इस यूनिट वेक्टर N2 की डायरेक्शन में, इस यूनिट वेक्टर N2 की डायरेक्शन में. तो अगर इस प्रोडक्ट को R cos phi को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ. ये क्या है, वेक्टर R डॉट N2 कैप. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं किसके, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज AB cos थीटा. ओके, तो वेक्टर R ये वाला वेक्टर और वेक्टर N2 ये वाला वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल cos phi, सो R cos phi. तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R दैट इज R, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर N2, चूंकि एक यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, दैट इज 1, एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हेन दे प्लेस्ड टेल टू टेल दैट इज phi, cos phi. So R cos phi can be written in this form. R cos phi can be written in this form. And please look at the unit vector which you used for the direction ON, that is direction in the direction of ON. There is the unit vector N2, that's why we use here the unit vector N2. Okay, similarly we can use the triangle OAM, because if we want to calculate the path difference that is given by this formula, this equation number 2, and is given by ON minus AM. So firstly we have to calculate ON, and ON is given by this. And then we are interesting to calculate AM, and that's why we use the triangle OAM, this triangle OAM. This angle is right angle, so this is hypotenuse, okay, and this is base, and this is the long of this triangle. So use cos phi because this angle is phi, this angle is phi. Okay, so use cos phi. Cos phi is base over hypotenuse, base over hypotenuse. Hypotenuse is R, so magnitude of R is given by R. So AM by cross multiplication from this, cos phi equal to AM by AO. AM is this and AO is this. So AM is equals to AO cos phi. AM equals to AO cos phi. Okay, this AM equals to AO cos phi. Okay, and AO, the magnitude of vector R, is R cos phi, and this product can be written as vector R dot n cap. Why? Because look at the direction of AM. It is into the direction of n cap. That's why this product can be written as vector R dot n cap. The dot product of two vectors gives you this result, R cos phi. Okay, gives you this result, R cos phi. Okay, now using equation number 2, we have now the value of ON, this, and the value of AM, this, and
Now we use equation number 2 to calculate the path difference between these two scattered X-rays, and the path difference from using equation number 2 is given by delta is r vector r dot n2, which is the value of on, and minus is because of this minus. Value of am is given by this vector r dot n1 cap, vector r dot n1 cap, vector r is common from here, so vector r dot n2 cap minus n1 cap, n2 cap minus n1 cap. This is my equation number 3. This is my equation number 3. Okay, this is my equation number 3. Now we have path difference, and our target is to calculate phase difference. So simply we have one formula, this formula. We have formula that before use that formula, let us take a look at this arrangement, and this is the incident, the direction of the incident X-ray beam, whatever the target of scattering, whatever the target, whether it is the part of atom, or you can say it as a charge, and well, it can be an electron, that this may be this is incident scattering, this incident X-ray beam, or maybe this incident X-ray beam. Okay, scattering centers, here is an electron and here is a volume element. Charge is here, charge is also here. Okay, this is the electron, this is the part of atom or charge. Okay, so जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. आवर emphasis is about this situation, that this is the direction of incident X-rays. Okay, and this is the direction of scattered X-rays. Okay, the unit vector into the direction of incident X-ray is n1 cap, and the unit vector into the direction of scattered X-rays is n2 cap. Okay, if I plot this incident X-ray beam, and because this is an X-ray beam, and if there is no interaction with atom or an electron, the direction of this incident X-ray beam should be in this direction. So this direction, this direction, which I diagram it by dotted lines, so this is also the direction of n1 cap. Okay, this is also the direction of n1 cap, because there is no, say assume the situation where there is no scattering. If there is no scattering center, then this X-ray beam travels into the straight line, and this incident X-ray beam has the same unit vector as this n1 cap. Okay, and this is the direction of n2 cap. Okay, so let us introduce a third vector here, that is known as scattering normal n1 cap, and is directed from this n1 cap vector to the n2 cap vector. Okay, तो अब मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन चुका है. ये डायरेक्शन है स्कैटर्ड एक्सरे बीम की, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट एक्सरे बीम की, और एक तीसरा मैंने एक वेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस किया है जो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को ज्वाइन करता है, जिसको मैं कह रहा हूँ स्कैटरिंग नॉर्मल, एंड दैट इज एन कैपिटल एन वेक्टर. ओके, ये वाला ये जो एन कैप वेक्टर है, इसको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ. तो इस ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करूं, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मुझे कहता है
this is my first vector, this is my second vector, and resultant of these two vectors is given by this vector. So using the triangular law of vector addition in this triangle, we have n1 cap, this, plus n, this, equals to n2 cap, this. Okay? So calculate the value of n, vector n from here, this equation. We have n1 cap equals to n2 and n2 cap minus n1 cap. Okay? This is the value of vector n. And look at this expression. Look at this expression. Path difference is vector r dot n2 cap minus n1 cap. Okay, so put the value of n2 cap minus n1 cap into equation number 3 from that result. This. So use this result and use equation number 3. So on using this result into equation number 3, we have path difference delta is vector r dot vector n, which is given by n2 cap minus n1 cap. So this is the path difference. Okay, and for constructively interference, the scattered X-ray beam should have path difference, which is an integral multiple of lambda, which is the wavelength of X-rays, incident X-ray. अगर scattered X-rays को constructively interfere करना है, तो जो scattered X-rays के बीच में path difference ideally होना चाहिए, वो होना चाहिए an integral multiple of lambda. An integral multiple of lambda. This is my equation number 5th. This is my equation number 4. This gives me path difference. This is also gives me path difference. Then equating equation number 4 and 5th. We have this result, and we use this result by our upcoming topic. Okay, you have to remember this result. You have to remember this result. This is this result we have used in our upcoming topic, that is the geometrical structure factor. Geometrical structure factor. Okay. So remember this result. This on equating equation number 4, and this equation number 4 gives me path difference, which is derived from the geometrical configuration, that is vector r dot vector n, and this is the ideal path difference for the two scattered waves which are constructively interfere. The path difference between the two scattered waves, X-rays, which interfere constructively, the path difference between that two waves should be an integral multiple of wavelength of used X-rays or incident X-ray beam. Okay, in equating these two equations, we have this result. Okay, now also the phase difference between the scattered X-ray will be, this phase difference is 2 pi by lambda into path difference. This is my formula. This is my formula. Path difference, sorry, phase difference phi. Okay. This is my formula is 2 pi by lambda into path difference. इस फॉर्मूले को मैं यूज करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया ताकि मुझे फेज डिफरेंस मिल सके, जो मैंने यहाँ बताया था कि जो फेज डिफरेंस होगा इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज बीम के बीच में, इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरे के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, प्रैक्टिकली इतना होना चाहिए, आइडियली तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ, दैट फेज डिफरेंस फाई बिटवीन दीज टू स्कैटर्ड एक्सरे बीम इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस मुझे देता है इक्वेशन नंबर 4, दैट इज वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन। सो फेज डिफरेंस फाई आर इज 2 पाई बाई लैम्डा वेक्टर आर dot vector n, and look at this equation number 1, this phi r equals to 2 pi by lambda vector r dot vector n, this equation, and look at my result, phi r equals to 2 pi by lambda vector r dot vector n,
This is my equation number 6, and this is our result we acquire from equation number 1. So the phase difference between these two scattered X-rays, the phase difference between these two scattered X-rays will be this: phi r equals to 2 pi by lambda vector r dot vector n. Okay, so that's all for now, and meet you into the next one to discuss the rest of the topic of atomic scattering factor. Okay, thank you. Meet you in the next one.